हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आई एम योर नितिन तिवारी सर और आज हम लेकर के आए हैं आपका एग्जामपुर सीरीज का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जो लोग हमसे अभी अभी ट्यून अप हुए हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं, वैसे तो हमने लॉन्च किया था, हमने बता दिया था कि व्हाट इज एग्जामपुर और हम इसमें क्या कराने वाले हैं, लेकिन दोबारा से मैं उन सभी को बता दूं कि एग्जामपुर प्रेडिस एजुकेशन का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए सारी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। मतलब अगर बिल्कुल प्रॉब्लम की बात नहीं कि अभी तक आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी कैसी है, बिल्कुल कोई बात नहीं। हम आपकी आज डे 1 से पूरे थ्रू आउट द जितने भी चैप्टर हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, ये सारा कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहां पे कंप्लीट कराएंगे और मेक श्योर कराएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100% जाए। मतलब जो 3 कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ उन्होंने पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, तो ये क्रिस्प फॉर्म में हम उन्हें देंगे कि देखिए आपकी तैयारी कहां स्टैंड कर रही है। दूसरे मीडियोकर, जो बेचारे पढ़ तो रहे हैं लेकिन पीछे का कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो कवर अप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करना है। इसमें जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन्हें आपको करते जाना है, क्वेश्चन को कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ये हमसे देखते जाना है और आपकी तैयारी बिल्कुल फुलफिल हो जाएगी। और तीसरे उच्च टाइप के बच्चे जिन्होंने, हम चाह तो रहे सर पढ़ना, बहुत मन चाहते हैं पढ़ने का, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारा टाइम निकल गया और अब हम डरने लगे हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपने अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए, चाहे रीजन कुछ भी हो, आपका मन नहीं लगा हो या कोई भी अदर रीजन हो, आज आप डे 1 से हमारे साथ अपनी अगेन तैयारी चालू करिए और हम ये मेक श्योर करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक बहुत अच्छा मार्क्स अपने 12th बोर्ड में अचीव करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। पढ़ने का तरीका मैं बता दूं, पहले हम टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ेंगे, जो क्रिस्प थ्योरी होगी एकदम, ठीक है, बिल्कुल बहुत डीप में, वैसे जैसे मैं लेक्चर में पढ़ाता हूं ऐसा नहीं, क्रिस्प थ्योरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक एक करके टच करेंगे। देन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिखना है, 3 मार्क्स वालों कैसे लिखना है, किन किन किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन्हें कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर में आपने कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। और अपकमिंग फ्यूचर में जो हमारे एग्जाम होने वाला है उसमें वो कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल है उसमें बच्चा आप देखोगे टॉपिक वाइज कि जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये हम देखेंगे। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानेंगे। देन कूलम्स लॉ, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये वो सारी चीजें हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जितना इसमें से हो जाएगा वो आज के लेक्चर में करेंगे, बचा हुआ पार्ट हम हमेशा की तरह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपको पता है कि प्रेडिस एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और हमारा ई लर्निंग ऐप आपकी इस एग्जामपुर की जर्नी में आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ये फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट, ये वो चीजें हैं जो वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी गई हैं। और आप ऐप डाउनलोड करके, लेक्चर तो हम करा ही रहे हैं, क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर आपको पढ़ना हो कि जैसे प्रैक्टिस टेस्ट देने हो, आपको वर्कशीट्स निकालनी हो, तो वहां पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, इजिली उन्हें निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पेड सब्सक्रिप्शन भी देते हैं। उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, 9999 ये वो कॉस्ट है जिसमें हम थ्रू आउट द ईयर आपको ऑनलाइन 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं। और प्रेडिस एजुकेशन एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लाइव क्लास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप चैट में क्वेश्चन पूछते रहें और कभी उसका रिप्लाई नहीं आए। यहां पे 1-on-1 डाउट सॉल्विंग है। आप हैंड रेज ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट लाइव क्लास में टीचर से बात कर सकते हैं, टीचर को देख सकते हैं, टीचर आपको देख सकता है और आप अपने डाउट्स वहीं पे लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हैं। और ये यूएसपी है इस प्रोडक्ट की कि और किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप क्या करो, हैंड रेज का ऑप्शन हो और जहां पे आप लाइव क्लास में डायरेक्ट टीचर से बात कर सको।
चैट बॉक्स में टाइप करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, समटाइम्स बहुत सारे न्यूमेरिकल चीजें रहती हैं, हम नहीं टाइप कर पाते और फिर हमें लगता है अब कौन पूछे यार, जाने दो। तो यहां पे ऐसा भी नहीं होता। तो अगर किसी को 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग चाहिए तो वो इस प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है विद ए वेरी मिनिमम कॉस्ट ऑफ 9999। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात आई? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मन में क्वेश्चन ये हुआ कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सर आपको बता रहे हैं बेटा, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जन्म से, जब से भी कोई मैटर बना है उसके अंदर मॉलिक्यूल है, एटम है, और वो चार्जेस उसमें पहले से ही रहते हैं। और आपकी डेफिनेशन जो नोट करने वाली है उसके लिए बता दूं, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो वो कुछ फोर्स फील करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। अब हमें पता है कि एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब किससे मिलकर बनी होती हैं? मैटर से मिलकर बनी होती हैं। तो हमने क्या किया? मैटर को ब्रेक करना चालू किया। जब हमने मैटर को ब्रेक करना चालू किया तो सबसे पहले जो हमें मिले वो थे मॉलिक्यूल्स। हमने देखा अरे वाह मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। देन हमारी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ी, हमने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया तो हमें क्या मिले? एटम्स मिले। मॉलिक्यूल्स को हमने जब ब्रेक किया तो हमें एटम मिले। देन जब हमने एटम की स्टडी करी तो वहां पे दो चीजें हमें देखने को मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। क्या दो चीजें मिली बच्चा? हमें मिली इलेक्ट्रॉन और हमें मिले प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या थे? एटम का अगर मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताऊं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे इधर, और ये बाहर की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहे हैं? उसके बाहर पेरिफेरी में चक्कर लगा रहे हैं। अब हमने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी। इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी तो इसके अंदर कुछ पावर आ गई, और आप सबको पता है कि जब भी किसी के पास पावर आती है तो वो उछलना चालू कर देता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हुआ, इसके पास जैसे ही एनर्जी आई ये निकल भगा यहां से बाहर। कहां चला गया? बाहर। मन ही नहीं लगा उसका वहां पे। और जैसे ही वो बाहर चला गया तो इस एटम के स्ट्रक्चर में क्या आ गया? चेंज। एटम के स्ट्रक्चर में आ गया चेंज। कैसा चेंज आया? हमें बताया गया है इन एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सबको पता है। दूसरा हमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन में होगा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, और जितने नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं। इसी वजह से वो क्या रहते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। अब हमने कंडीशन ये बताई कि इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। अब इन केस अगर हम ये मान लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और मैं किसी पर्टिकुलर एटम की बात नहीं कर रहा, एक जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जिस ये एटम है इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, जो बॉडी कैसी थी? बैलेंस। अब कंडीशन ये हुई कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया तो यहां पे -1, हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अभी भी 10 है। तो सीधी सी बात है भाई, आसपास अपने देश में आप देख रहे हैं जो बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो कमजोर लोगों पे क्या करते हैं? यही तो चल रहा है। तो भाई ये बचे 9 और ये बचा 10। तो ये जो रेस्ट ऑफ द एटम था इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के बाद वो कैसा हो गया? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया।
किस में कन्वर्ट हो गया? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा रेस्ट ऑफ द एटम। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया उसे हमने क्या बोला? नेगेटिव चार्ज। और जब सर ने ये चीज हमें बताई तो हमारे दिमाग में एक कंक्लूजन बना, एंड द कंक्लूजन इज कभी भी कोई बॉडी चार्ज होगी सिर्फ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी के चार्ज होने के लिए सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल होगी, वो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यही केस है, किसी बॉडी में ये एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर हो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, बॉडी का पॉजिटिवली चार्ज हो जाना। इलेक्ट्रॉन का अंदर आना मतलब बॉडी का नेगेटिवली चार्ज हो जाना। अब इतनी स्टोरी सुनने के बाद बारी आती है हमारे नोट्स बनाने की। तो चलो जल्दी जल्दी नोट्स बना लेते हैं कि सर ने ये तो हमें बता दिया कि दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी चार्ज होती है। देन आपको नोट करना है, सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलेगा एक वर्ड, पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज कुछ नहीं होता बेटा, इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इस चार्ज को क्या बोलेंगे अपन? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट चार्ज। विदाउट स्पेशल एक्सटेंट, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। अब दूसरी चीज, हमें पता चल गया है कि कोई भी बॉडी चार्ज होती है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही कोई भी बॉडी चार्ज होती है, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है। अब उसी से एक कंक्लूजन और निकलता है, हमें पता है एज कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक एटम है, यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है, ये हमें जानकारी है, बिल्कुल सही है। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे 10 प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये है नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है। ये रेस्ट ऑफ द एटम, अब इसमें बचे 9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब एक चीज देखो, यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास एज कंपेयर टू दिस मटेरियल, अब ये एटम तो बचा नहीं। क्यों नहीं एटम बचा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो मैं इसको एटम तो बोलूंगा नहीं, बट ये कुछ मटेरियल है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने के बाद ये जो रेस्ट ऑफ द एटम है, इसका जो मास होगा एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होगा। तो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाने की बात आएगी, फोर्स लगाने के लिए उस बॉडी के आसपास कौन जाएगा? हमेशा ये इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है जो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इधर उधर जाता है। अब एक मोटू आदमी है, एक पतलू आदमी है, तो सीधी सी बात है, आप उठ के बुलाओगे तो इसको ज्यादा जोर लगेगा, बोलेगा मैं नहीं आ रहा। ये बेचारा दुबला पतला जल्दी से ज़ुईं होके आ गया। तो हमेशा चार्ज करने के लिए बॉडी को ट्रेवल कौन किया करेगा? इलेक्ट्रॉन ही किया करेगा। और इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो रेस्ट ऑफ द एटम बचता है, इसका मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी फोर्स लगेगा, इसको अपने पास बुलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको अपने पास बुलाने के लिए कम सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? पतले आदमी को खींचना है तो मैं आसानी से खींच लूंगा, मोटू को खींच के बुलाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, घसीटते रह जाओगे, हो सकता है नहीं खींच पाओ। ठीक है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ही है रिस्पॉन्सिबल जो बड़ा इजीली फोर्स लगाने पे चला जाता है। और रीजन क्या है? इसका मास ज्यादा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इसका मास कम रहता है। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है? नोट्स में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल in an atom having negative charge, as these are surrounded by invisible field known as electrostatic field.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी इलेक्ट्रॉन के आसपास का जो फील्ड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना? कोई भी चार्ज पार्टिकल रहता है उसके आसपास का जो फील्ड होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे। ये चीज हमारी यहां से क्लियर हो जाती है। देन एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होते हैं प्रोटॉन, और मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन का जो मास है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कितना मास होता है। प्रोटॉन का मास हमेशा इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है? ज्यादा होता है। द प्रोटॉन्स आर द कंपैरेटिवली लार्जर एंड हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। उनके पास क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास, और ये उनको कोई देता नहीं है, ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब जन्म से, जब से ये बनते हैं, जब से नेचर ने इनको बनाया है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज ही रहता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। ठीक है? विच इज स्मॉलर इन स्ट्रेंथ एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट पोलैरिटी। ओके? देन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा आप लोग लिख लो। क्या पता है हमें? टू इलेक्ट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स विल टेंड टू रिपेल ईच अदर एज दे आर कैरी लाइक चार्जेस, नेगेटिव एंड अपोजिट रिस्पेक्टिवली। दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन अगर आसपास हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके? द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर ड्यू टू देयर अनलाइक चार्जेस। अपने अनलाइक चार्जेस की वजह से ही क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है, सर आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज दोनों में कितना होता है? दोनों सेम चार्ज होता है दोनों में, बट अपोजिट इन नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नोट कर लो। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्जेस कैसे होते हैं? सेम होते हैं, बट अपोजिट इन नेचर होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं। अगर किसी भी एक में ज्यादा चार्ज होगा तो वो दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगा ले जाएगा। ठीक है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तो कौन किसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा? एक नॉर्मल डिस्टेंस पे ही बने रहते हैं ना, कभी प्रोटॉन खींच पाता क्या इलेक्ट्रॉन को? नहीं, वो अपनी पेरीफेरी पे ही घूमता रहता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों के पास चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर अलग अलग चार्जेस हों तो जिस पे ज्यादा चार्ज है वो ज्यादा फोर्स लगा लेगा, तो जल्दी अपनी तरफ खींच ले जाएगा। ठीक है? तो ये यहां पे आपने नोट कर लिया, बना लिए नोट्स। जय श्री राम। देन उसके बाद अब सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होते हैं? चार्जेस तो हमें पता चल गया, चार्ज इज एन इनसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो टाइप के चार्जेस अपन को पता चल गए थे। ठीक है ना? कि एटम में दो टाइप के चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कोई बॉडी क्या होती है? चार्ज होती है। इतनी चीजें हमें पता चल गई। इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। यहां तक चीज हमारी स्टोरी बिल्कुल हिट चल रही है, हमें सब कुछ पता है। अब हम एक टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये क्या है? जब भी कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में, when charge is in rest, when charge is in rest,
we can say that it is an electrostatic charge. ये क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. जब भी कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा, इलेक्ट्रो चार्ज, स्टैटिक, स्टैटिक मींस रेस्ट. तो जब भी कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलेंगे. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज एन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है बेटा, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल अपनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, और उनकी हेल्प से फिर अपन डिराइव क्वांटिटी निकालते हैं. ठीक है? तो जैसे अपना लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सारी कैसी है? हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो आज के बाद याद रखना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ये भी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. देखो बच्चों, किसी भी बॉडी पे हमें यह जानना बहुत जरूरी है, किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होगा. तो किसी भी बॉडी में चार्ज होगा बेटा, आज के बाद याद रखना, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी. कितना चार्ज होगा? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी. ये Q क्या है? चार्ज है. तो किसी भी बॉडी पे इतना ही चार्ज होगा. N क्या है? मैग्नीट्यूड नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. ठीक है? तो किसी भी बॉडी में अगर कोई पता करना हो कितना चार्ज होगा, तो प्लस माइनस Ne इतना चार्ज होगा किसी भी बॉडी में. देन आपको यह याद रखना है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसकी स्पीड से. मतलब किसी भी स्पीड से वो पार्टिकल जा रहा हो, जो चार्ज पार्टिकल है, उसके चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. ये चीज यहां पे मैंने लिखी भी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ठीक है? मैंने नोट्स इसलिए इसमें डाल रखे हैं कि आपको यही पॉइंट्स नोट करने हैं और इनको बिल्कुल ध्यान रखना, ये एकदम क्रिस्प फॉर्म में. ठीक है? नोट कर लो जल्दी से. नोट कर लिया? देन उसके बाद अब बारी आ जाती है कि ये जो चार्जेस हैं, ये कुछ बॉडी में क्या होते हैं? बड़ी आसानी से फ्लो कर पाते हैं. कुछ बॉडीज होती हैं जिनमें ये बिल्कुल नहीं फ्लो कर पाते. कुछ बॉडीज होती हैं जिसमें ये कुछ फ्लो कर पाते हैं. तो इस वजह से हमने बॉडी को, और ये जो बॉडी मतलब मटेरियल को, कुछ पार्ट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है. तो उसकी वजह से जिन पार्ट्स में हमने डिवाइड रखा है, बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस देम, द मटेरियल आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. ये एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए. आपको पहले से ही पता है कि कंडक्टर कौन से मटेरियल होगा? जो फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ करे. फ्लो ऑफ चार्ज को अगर अलाउ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कंडक्टर है. चार्जेस फ्रीली उसके अंदर से फ्लो हो पाते हैं. और जितने भी सारे मेटल्स हैं वो सारे कैसे हैं? इसीलिए कंडक्टर हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं. कैसे होने देते हैं, क्या होता है, ये तो आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे ही. अभी तक आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैं क्योंकि स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि जितने भी मेटल हैं वो फ्रीली चार्ज को अपने अंदर से क्या होने देते हैं? मूव होने देते हैं. ठीक है? देन नेक्स्ट आ जाता है अपना सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है बेटा जो पार्शियली अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं. मतलब फ्रीली नहीं फ्लो होने देते, कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, लेकिन सम लिमिटेड अमाउंट का चार्ज उसके अंदर से फ्लो हो जाता है. नोट कर लो, बिहेव एज द कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अवेलेबिलिटी. और ये क्या होते हैं? जैसे सिलिकॉन इसका एग्जांपल है. देन आ जाते हैं बेटा अपना इंसुलेटर. डू नॉट अलाउ, मतलब सेमीकंडक्टर का तो ऐसा है कि वो सम स्पेशल कंडीशन में और कुछ करने देते हैं. ये तो डू नॉट अलाउ है, मतलब ये बोलते हैं मेरे घर गलती से आ मत जाना, भगा दूंगा तुम्हें, एग्जाम का टाइम आ गया है मेरे. ठीक है? तो ये क्या है? इंसुलेटर बनना है तुम लोग को. जो भी अनावश्यक तत्व है ना, जो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, नहीं पढ़ने देते, अरे भाई चल घूम के आते हैं, अरे भाई चल ऐसा करते हैं, थोड़े दिन के लिए उन लोगों से थोड़ी सी दूरी, जिंदगी भर की खुशी. ठीक है? और थोड़े दिन के लिए उनसे थोड़ी की नजदीकी, जिंदगी भर का दुख कि अरे मेरा तो पेपर खराब हो गया. ऐसे ही लोग का होगा. तो आपको इंसुलेटर बन जाना है आज से. ठीक है? अलाउ ही नहीं करना है ऑब्स्टिकल्स को कि वो आए और आपको प्रॉब्लम में डाले. आ जाओ, कम बैक टू अवर पॉइंट. इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से बिल्कुल फ्लो होने नहीं देते. और उनके एग्जाम्पल हैं रबर, वुड, प्लास्टिक एसेट्रा. जल्दी से नोट कर लो.
जय श्री राम। नोट कर लिया सबने? देन उसके बाद अब हम बात करेंगे कि किसी भी बॉडी में चार्ज क्या होता है, ये हमें पता चल गया। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होता है, Q इक्वल्स टू एनी चार्ज होता है, प्लस माइनस, ये भी हमें पता चल गया। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, ये भी हमें पता चल गया। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी चीज पता चली। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, ये भी पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन कम होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट होता है जब भी जिधर जाना होता है। प्रोटॉन अपनी जगह पे बैठा रहता है, या रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अब कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए होता ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन बॉडी को चार्ज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उन अलग अलग तरीकों पे एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहला है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 3 टाइप से किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं अभी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इन तीनों चीजों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कैसे? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये यहां पे सारे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं ये सब यहां पे फिट है, और ये एक दूसरा मटेरियल उसके भी इलेक्ट्रॉन यहां पे फिट है, और ये इस तरह से आपस में फंस गए ऐसे। और अब हमने क्या किया, इनको घिसना चालू किया। ये फ्रिक्शन हो रहा है इनके बीच में, ये फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे ये हमारे हाथ के बीच में ऐसा रहता है, ये ऐसे फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होते होते क्या होगा कि ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर किसी दूसरी मटेरियल का फिट है। अब इनके बीच में जब बार बार ऐसे ऐसे फ्रिक्शन होगा, बार बार ऐसे फ्रिक्शन होगा, तो इन टिप्स पे जो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि वो क्या कर जाए, बाहर, और बाहर इस मटेरियल में जाके चिपक जाए। तो जिस मटेरियल में जाके इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का फंडा इतना सा ही। नेक्स्ट बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन इज वेरी सिंपल थिंग। देखो क्या करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी है। अरे कहां गई बॉडी? एक हमने ली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये ले ली तुमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइक दिस। और एक हमने ले लिया न्यूट्रल मटेरियल। न्यूट्रल मटेरियल मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी हैं, लाइक दैट। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। अब क्या हुआ स्टेप सेकंड में, हम इन दोनों को पास ले आए। क्या किया हमने, हम इन दोनों को पास ले आए। जब हम इनको पास लेकर के आए तो क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पूरे थे। जब यहाँ पे ये पूरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे तो उन्होंने इसके सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये कहाँ गए, सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसी कंडीशन आ गई। अब हम क्या करें, अगर यहां पे अगेन इसको बाहर कनेक्ट करा दें किसी भी ऐसी जगह से, अर्थ से वगैरह से, जहां पे ये चार्जेस जा सके, तो ये सारे चार्जेस फ्लो करके कहां चले जाएंगे, अर्थ में, और ये बॉडी कैसी बचेगी हमारी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम बॉडीज को क्या कर पाते हैं, चार्ज कर पाते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज अवर चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वायरलेस चार्जिंग। आज समझ जाओ कि वायरलेस चार्जिंग कैसी होती है। उससे पहले ये चार्जिंग बाय रबिंग नोट कर लो। ऑन रबिंग ए ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ
piece together, glass rod get positively charged, whereas silk cloth get negatively charged. Okay, if a plastic rod is rubbed with a wool, it becomes negatively charged. ठीक है, ये चार्जिंग बाय रबिंग के लिए नोट कर लो आप। देन हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्जिंग बाय इंडक्शन की। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन है क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन मींस होता है चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। किसी भी बॉडी को बिना कांटेक्ट के चार्ज करना क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। अब इसके लिए क्या है, करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसको हम पास में लेके आते हैं किसी न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस जिनके पास जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव भी हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास हम लेकर के आते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। और इस निगेटिवली चार्ज बॉडी का इतना पावर है कि जब हम इनको पास में लेकर के आते हैं, पास तो लेकर के आते हैं, टच नहीं कराते इस कंडीशन में, सिर्फ पास में लेकर के आते हैं, तो स्टेप 2 में होता क्या है कि सिर्फ पास में लाने की वजह से इसके सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक तरफ चले जाते हैं, लाइक दिस। अब अगर इस बॉडी को मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये फ्लो करके अर्थ में चले जाते हैं, एंड दिस बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार पूछा भी जा सकता है, दैट चार्ज बाय इंडक्शन मींस चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट if a negatively charged rod brought near a neutral matter with insulator mounting, it repels free electron and attracts positive charges on metal. Okay, if a far end is connected to the earth by a wire, electron will be flow towards the ground while positive charge are kept by the rod. पॉजिटिवली चार्ज उसी में रह जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे और बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में। और ये पॉजिटिवली चार्ज इवनली इसमें क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यही लिखा हुआ है, व्हेन द रॉड इज रिमूव्ड द कैप्टिव पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। और जब उसको हम हटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवनली उसमें क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चार्जेस क्या होते हैं हमने सीख लिया। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जिंग के तरीके, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये हमने देख लिया। अब उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज भी देखना बनता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहले नोट्स लगाओ कि सबसे पहला है एडिशन ऑफ चार्जेस। तो एडिशन ऑफ चार्जेस हमेशा याद रखो कि सिंपल एल्जेब्रिक रूल के थ्रू ही किसी भी बॉडी में चार्जेस का एडिशन होता है। इफ द सिस्टम कंटेन्स 3 point charges Q1, Q2, Q3, then the total charge of the system will be the algebraic addition of Q1, Q2, Q3। जो सिंपल algebraic addition होता है भाई उनको फॉलो करते हैं। तो Q equals to Q1, Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn। अगर n चार्जेस हैं, कितने भी चार्जेस को अपन सम करके बॉडी में टोटल चार्ज कैलकुलेट करके दे सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इट इज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या बोलता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड कर सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, हम उन्हें सिर्फ शेयर कर सकते हैं, इधर से उधर बना या मिटा नहीं सकते। Neither be created nor be destroyed in the process, but only exist in positive negative pair। ये हमेशा positive negative pair में ही रहेंगे। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया सर? सर ये तो हमें याद भी था, इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का वैसे भी। देन द इंपॉर्टेंट चीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के ही
इक्वल होगा। मतलब किसी भी बॉडी में या तो चार्ज 1.6 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 19 होगा, या 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 19 होगा, या 3 इंटू 1.6 इंटू 10 डेज पावर माइनस 19 कूलम। मतलब इस टेबल में ही किसी बॉडी में चार्ज होगा, अलग से कोई चार्ज किसी बॉडी में नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी बॉडी में नेट चार्ज कितना होगा यह जानना बहुत जरूरी है। तो सर नेट चार्ज किस में होगा? Q इक्वल्स टू एनी से, Q इक्वल्स टू एनी से प्लस माइनस एनी। हमें पता है अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और ये Np चार्ज, जितना उसमें चार्ज रहेगा, प्लस प्रोटॉन के लिए हम सिंपल ई ले लेते हैं, सिंपल ई मतलब प्रोटॉन, और Np जितने भी प्रोटॉन हुए हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस ई चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके। प्लस और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। तो 0 उन पे चार्ज होगा, और जो भी nn लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अब उनमें अगर चार्ज 0 होगा तो ये वाला पूरी जो वैल्यू है क्या हो जाने वाली है? 0 हो जाने वाली। मतलब हमारे पास क्या बचेगा? माइनस ई एन ई प्लस ई एन पी। अब इन दोनों से मैं क्या करूं? अगर n कॉमन निकाल लूं, मतलब ये जो नंबर है उनको अगर मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? यहां प्लस माइनस का साइन और ये e। तो जो हमने पढ़ा था ना कि किसी बॉडी में कितना चार्ज होता है, तो सर ने बताया था कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई चार्ज होता है। तो वो कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि इतना होता है, ये इस वजह से। ठीक है। दोनों से क्या कर लोगे? ई कॉमन निकाल लोगे। ई कॉमन निकाल लोगे तो Np पॉजिटिव है और माइनस Ne निगेटिव है। अब अगर Np माइनस Ne इज अवर n, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों लगा रखा। ठीक है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इसको मैं रफ करूंगा, नोट कर लो। ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें चार्जेस पता चल गया, मास आप और नोट कर लो, जिससे आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है बेटा, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10 डेज टू द पावर माइनस 27 kg। चार्ज होता है न्यूट्रॉन में 0। ये टेबल बना लो और इसको याद कर लो। प्रोटॉन P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मास होता है बेटा 1.673 इंटू 10 डेज टू द पावर माइनस 27 kg। चार्ज कितना होता है किसी भी प्रोटॉन में? प्लस 1.6 इंटू 10 डेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। देन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मास होगा बेटा 9.11 इंटू 10 डेज टू द पावर माइनस 31 kg, और चार्ज होगा इसमें माइनस 1.6 इंटू 10 डेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आपको यहां पे देख के समझ में आ रहा होगा 10 डेज टू पावर माइनस 31, 10 डेज टू पावर माइनस 27, 3 टाइम्स से भी ज्यादा का मास है। इतना वेरिएशन है, इसी वजह से प्रोटॉन अपनी जगह पे ही रहता है और इलेक्ट्रॉन ही बेचारा शेयरिंग के लिए इधर से उधर जा रहा होता है। नोट कर लो जल्दी से इसको। अब अगर इसको भी नोट कर लिया है तो देन हम अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, उसके बारे में पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है? अपन को पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इंस्पायर्ड था। वो उन्होंने दिया था 2 मासेस के लिए, इन्होंने दिया है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, if we have
2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance of r, then Coulomb's law states that the force of attraction and repulsion between any 2 point charges, the force of attraction between any 2 point charges or force of repulsion between any 2 point charges is proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. क्या बोलता है कूलम्स लॉ कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रोपोर्शनल होगा उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के. सो इफ वी हैव टू इक्वेशन 1 and 2 and if we want to remove the sign of proportionality, we can write it as q1 q2 upon r square, and if we want to remove this sign of proportionality, then जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सर का तो पेन ही गिर गया. जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम क्या करते हैं, हटाते हैं, इक्वल्स टू का साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है k, और ये हो गया q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. और यहां पे इस k की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, अब यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. आपको पता है. अब कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता हो तो मैं दोबारा से बता दूं व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अब कहने की बात यह है कि अगर हमारा इलाका है, हमारा घर है, हमारे घर कौन आएगा, या फिर फॉर एग्जांपल मैं पुलिसमैन हूं, मेरे को एक टोल टैक्स में बैठाया गया है, तो वहां से कौन सी गाड़ी जाएगी, किस गाड़ी को मुझे रोकना है, किस गाड़ी को मुझे जाने देना है, किस पे डिपेंड करेगा, मुझ पे डिपेंड करेगा. ऐसे ही जब भी कोई चार्जेस किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो उसमें से कितने चार्जेस को जाने देगा और कितने चार्जेस को रोक लेगा. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक मीडियम है इस तरह का जिसमें हमने 10 चार्जेस भेजे, 10 चार्जेस हमने इस मीडियम पे भेजे. अब इसने क्या किया, 3 चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर से नहीं पास होने दिया, सिर्फ 7 चार्जेस ही उसने अपने से बाहर निकालने दिए. तो हम बोलेंगे कि इसने क्या किया, सिर्फ 7 चार्जेस को परमिट किया. इसकी परमिटिविटी क्या है, 7. ओके, तो परमिटिविटी को ऐसे ही समझो कि किसी भी मीडियम से जितने चार्ज वो अलाउ करता है पास होना, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है. ठीक है, कुछ मीडियम होते हैं कहते हैं सब चले जाओ, कुछ मीडियम कहते हैं अरे रुको, कुछ लोग रुको, कोई और ऐसा मीडियम होगा बोलेगा अरे नहीं कुछ लोग और रुको. तो डिपेंड करेगा जैसा पुलिसमैन बैठा हुआ है. ज्यादा करप्ट होगा बोलेगा पैसे नहीं दे रहे, सबके सब रुक जाओ. ठीक है, बहुत लिबरल आदमी बोले अरे हाँ सब तुम्हारा ओके, जाते जाओ. तो ऐसे इसको रिलेट करो किससे, अपनी परमिटिविटी से. तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है. क्लियर? ये यहां पे लिखा हुआ है. F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 है. फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है F. Q1 Q2 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2 रिस्पेक्टिवली है. ओके, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 है. नेक्स्ट, K क्या है, कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द मीडियम. इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे. क्यों, क्योंकि 1 फिक्स्ड वैल्यू है, 4 पाई फिक्स्ड वैल्यू है. चेंज क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी. दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो के की वैल्यू मैंने आपको बता दी, नोट कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस. अब इनकी जो वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि कूलम्स लॉ से हमने फोर्स निकाल लिया है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि F क्या है, उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है. सर ने बता दिया Q1 Q2 क्या है, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड है जिनके बीच में फोर्स लग रहा है. R क्या, उनके बीच की डिस्टेंस है. और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है. अब ये एप्सिलॉन नॉट ये जो लगा हुआ है ये किसकी परमिटिविटी है,
ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इट इज ए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ये फ्री स्पेस लगभग अपने आप से पूरे चार्ज को पास हो जाने देता है। कितने चार्ज, मतलब परमिटिविटी कितनी है उसकी परमिटिविटी है बेटा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये उसकी परमिटिविटी है कि ये फ्री चार्ज, फ्री स्पेस अपने अंदर से परमिटिविटी कितने चार्जेस को पास होने की देता है, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये टर्म वैसे तो आपको पता होगा, दोबारा बता रहा हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी टर्म का मतलब आप क्या समझते हो। एक तो हमारे बाहर चारों तरफ क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम की कितनी परमिटिविटी है आपको पता ही है। अब रिलेटिव परमिटिविटी, अलग अलग मीडियम्स की जो परमिटिविटी है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि हम बोलते हैं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, कुछ बुक्स में k डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक से ये एप्सिलॉन और से, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है रिलेटिव परमिटिविटी के। हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। The ratio between the permittivity of medium and the permittivity of free space is known as relative permittivity of medium। तो जहां पे भी हम पुट करते हैं तो relative permittivity हम इस तरह से, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि sometimes न्यूमेरिकल में आपको relative permittivity given दे सकता है, आपको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तो मैंने बता ही दिया है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे सकता है। तो कोई भी चीज अगर आपको देता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको देता है तो आप ये दोनों पुट, इनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ये देता है तो इनको निकाल सकते हो। मतलब इनमें से कोई भी चीज, एक चीज नोन है, दो चीजें आपको गिवन रहेगी, इसमें से कोई भी एक चीज, तो आप तीसरी परमिटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो, फिर चाहे वो मीडियम की हो या फिर रिलेटिव, जो भी वैल्यू दी हो आप दूसरी कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी बता दिया। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है, हमेशा याद रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की हमेशा कैसी होती है, 1 होती है। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। और इसका रीजन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यही वैल्यू पुट करनी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यही वैल्यू अपॉन में भी पुट करनी है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, वैल्यू मिल जाएगी 1, और वही क्या है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। तो दैट इज द ओनली रीजन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1 एंड ओनली 1। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी, ओके। दूसरी चीज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये आपको याद रखना है, ये लिखा है एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ vacuum. Therefore the force of attraction and repulsion between two electric charges Q1 and Q2 in vacuum, अब अलग अलग फॉर्मूले हैं वैक्यूम के लिए, देखना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैक्यूम के लिए है। जब आप मीडियम की बात करोगे तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट के साथ ये रिलेटिव परमिटिविटी का भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मीडियम के लिए ये रहेगा दिस, ओके। और ये जो यूनिट है ये किस में रहेगी, कूलम में। जो चार्ज है वो रहेगा आपका किसमें, कूलम में, ओके। और एसआई यूनिट है इसकी, मतलब ये जो कूलम है हमारा वो किससे डिराइव किया हमने एसआई यूनिट से किया, विच इज एम्पियर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, I इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाई dt होता है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने। I इक्वल्स टू क्या होता है, dq बाई dt। तो अब dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I dt, ऐसा। तो अब अगर 1 एम्पियर करंट पास हो
1 सेकेंड में, तो चार्ज को हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम। याद रखना, अगर 1 एम्पियर करंट कहीं से 1 एम्पियर करंट कहीं से पास हो रहा हो 1 सेकेंड में, तो वहां चार्ज हम बोलेंगे 1 कूलम। ये हमेशा याद रखना, ये यहां पे लिखा हुआ है 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट पास्ड इन 1 सेकेंड। और ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला था हमारा dq/dt से। तो यहां से हमने बोला कि भैया अगर dq चार्ज निकालना है तो क्या होगा, I इंटू dt। तो उन्होंने बोला I हो जाए 1 एम्पियर और टाइम हो जाए 1 सेकेंड, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलम। ये डेफिनेशन है, नोट कर लो जल्दी से इसको। और ये हमेशा याद रखना, वैक्यूम के लिए ये है और मीडियम के लिए ये है। देन उसके बाद नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या बोलता है, ये देखना है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास क्या है, Q2। ये दिख रहा है आपको, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो R है। अब Q1 2 पर कुछ फोर्स लगाएगा, इस पर जो ये फोर्स लगाएगा, फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पर। कौन लगा रहा है, 1। Q2 इस पे कुछ फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है 1 पर, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो ऐसा लिख, तो हमेशा जिस पे फोर्स लग रहा होता है उसका पहले नेमिंग, जो फोर्स लगा रहा था उसके बाद की नेमिंग, ये आपको करना है। और इसका कोई रूल नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब इधर जो डिस्टेंस है उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो है R21, और इधर से इधर की तरफ जब आएंगे तो जो वेक्टर फॉर्म है वो है R12। ऐसा, ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर 11th क्लास में हमने पढ़ा था, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। इट मींस कि जब हमें कूलम्स लॉ से पता है कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है, तो यहां पे हमने, जब हम बात करेंगे F21 की, मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये कितना होगा, Q1 1/4πε0, उसको मैं K लिख देता हूं डायरेक्ट, तो Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये R क्या है, मैग्नीट्यूड है। F21 के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 Q2, R की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर, मॉड ऑफ R21 मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर मतलब R21 का यूनिट वेक्टर उसके वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर के इक्वल होगा, ये रेशियो होता है यूनिट वेक्टर। अब यहां से अगर मेरे को क्या निकालना है, मॉड ऑफ R21 निकालना है, तो कैसे आ जाएगा, R21 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर नीचे चला गया, R21 कैप, लाइक दिस, ऐसा कुछ करके। अब बड़ा इजी है, मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, K इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 की जगह पुट करना है मुझे वेक्टर ऑफ R21 अपॉन R21 कैप और इस पूरे का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा K इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर, और ये जो R21 कैप का स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, R21 कैप का जो स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो चाहे 1 का स्क्वायर लिख दो, यूनिट वेक्टर मतलब वैल्यू 1 है इसकी, यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब चाहे आप 1 स्क्वायर लिखो या फिर आप 1 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसीलिए बुक में लिखा रहता है F21 इन वेक्टर फॉर्म इज K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R21 कैप, लाइक दिस, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। सिमिलरली ऐसे ही हम F12 सेम प्रोसीजर करके हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 कैप, लाइक दिस। ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का, इसको आपको यहां पे देख लेना है। अब ये वेक्टर फॉर्म नोट कर लो। एक बार जब ये वेक्टर फॉर्म आपने नोट कर लिया तो देन उसके बाद
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, पहले आपको नोट करना है। द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस कहीं पे हों तो उन चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होता है एट द रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। दोबारा से सुनना, क्या बोला? द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्ज टेकन एट ए टाइम। किसी बहुत सारे चार्जेस अगर कहीं पे हैं, उन चार्जेस की वजह से उस एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो उन सभी चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ऐसा क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, if we have 3 charges Q1, Q2 एंड Q3, अगर हमारे पास 3 चार्ज है, एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3, और वो क्या लगा रहे हैं? उस पर फोर्स लगा रहे हैं। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज यहां पे, ठीक है। ये हमारे सारे चार्जेस हैं और ये क्या कर रहे हैं? एक एक करके इस पे फोर्स लगाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो किस टाइप से फोर्स लगेगा? ये है हमारा Q1 चार्ज, ये है हमारा Q2 चार्ज और ये है हमारा Q3 चार्ज। दिख रहा है आपको? अब अगर ऐसी कंडीशन है बेटा, तो Q1 Q3 पे कितना चार्ज लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा भाई? कौन फोर्स लगा रहा है? किस पर फोर्स लग रहा है? 3 पर फोर्स लग रहा है, 3 पर फोर्स लग रहा है। तो F31 इस डायरेक्शन में, Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? F32 ये फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है। आप इस पे नहीं जाना, ये जो नेमिंग डली हुई है इसके हिसाब से नहीं जाना आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, ये बुक का डला हुआ है, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर 2 चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से होगा वो F21 और 1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F12 है। ये उसका उल्टा डला हुआ है, इसीलिए 1-3 और 2-3 लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान मत देना। तो इन पे जो ये फोर्स लगा रहे हैं ये कौन कौन से हैं? F31 और F32 वो फोर्सेस हैं। तो इनका जो वेक्टर सम होगा वही क्या होगा? द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q3 इज द वेक्टर सम ऑफ F31 एंड F32, इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। यही क्या बोलता है? आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है। क्लियर? दोबारा से बता रहा हूं, इनकी नेमिंग के चक्करों में मत पड़ जाना आप, ये बुक का यहां पे डला हुआ है, ठीक है। इनके जो नेमिंग है आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने सिखाया है कि 2 पे फोर्स लग रहा है तो 2 पहले और 1 लगा रहा है तो 1 बाद में। तो इसी तरह से यहां पे Q3 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 1 लग रहा है। Q3 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। तो इसलिए हमने फोर्सेस लिखे F31 और F32। उल्टा भी लोगे तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही चीजें क्या है? करेक्ट है। ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। आज मैंने जितनी भी थ्योरी कराई है इसको आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना, और अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बच्चा।